नमस्कार, संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। कभी मस्जिद, कभी कब्रिस्तान, तो कभी स्कूल। वक्फ की जमीन पर दावे कई हैं और सवाल भी, लेकिन अब सरकार एक नया अध्याय लिखने जा रही है। वक्फ कानून में बदलाव, क्या कुछ बदलेगा और अब क्यों? चलिए सब जानते हैं। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे, सबके हक भी महफूज रहेंगे। ये बयान ऐलान है हिंदुस्तान में नए दौर के आगाज का। वक्फ बोर्ड के कायाकल्प के मकसद से लाया गया विधेयक अब कानून बन चुका है। एक तरफ केंद्र सरकार ने वक्फ कानून का गजट जारी किया, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का ये बयान आया। नया वक्फ कानून जरूरत से ज्यादा मजबूरी बन गया था। इस बात की झलक पीएम मोदी के बयानों में भी देखने को मिली। हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में, कर्नाटका में किसानों की जमीन पर दावा, कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था, वो डर का कारण बन गया। एक कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। ये वो कानून है जो वक्फ बोर्ड के इतिहास से लेकर मौजूदा ढांचे को बदल कर रख देगा। लिहाजा सियासत को ये बात नागवार गुजर रही है। वक्फ पर विरोध की ये आवाज अब सड़कों पर उन्माद का रूप ले चुकी है। ये खिलाफत के स्वर अब संविधान के दायरों को लांघने लगे हैं। देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद लगातार कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, लेकिन कई जगहों पर यह प्रदर्शन हिंसक भी हो जा रहा है। लिहाजा पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले रही है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने शुक्रवार से वक्फ बचाओ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। अब चूंकि ये बिल पास हो चुका है और एक्ट बन चुका है, तो हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत गौर फौज के बाद में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत में वक्फ बचाओ मुहिम का आगाज करने का प्रोग्राम बनाया है। AIMPLB ने शुक्रवार से देश भर में वक्फ बचाओ अभियान शुरू किया है। इसका पहला फेज 10 अप्रैल से 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे। 1 करोड़ हस्ताक्षर पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगा है, तो वहीं मोदी सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने में लगी है। बीजेपी का कहना है कि ये कानून आम मुसलमानों के हक की हिफाजत करने वाला है। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि वक्फ की खिलाफत वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने गरीब मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। वक्फ अधिनियम 2025 जो पार्लियामेंट ने पास किया, इस अधिनियम से वक्फ में मौजूद इबादतगाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि इस अधिनियम के आने से उन लोगों को परेशानी है जो वक्फ की गई जमीनों पर नाजायज कब्जे करके भ्रष्टाचार में लिप्त है। वक्फ कानून पर यूपी में लगे सियासी आग के पीछे वजह भी यूपी में वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय की आबादी है। अगर सरकार एक्ट में संशोधन करती है तो इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों की बात करें तो यूपी इसमें भी देश में नंबर 1 है।
यूपी में न सिर्फ वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन है, बल्कि इससे जुड़े सबसे ज्यादा विवाद भी हैं। यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास करीब 1,19,451 सुन्नी संपत्तियां हैं। यूपी में शिया बोर्ड के पास करीब 15,386 संपत्तियां हैं। ये आंकड़े 2014 तक बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। इसमें हापुड़ और संभल जिले के नाम शामिल नहीं हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी में वक्फ की जमीन इस आंकड़े से अधिक ही होगी। यूपी में शिया वक्फ संपत्तियों का बड़ा हिस्सा मौलाना कल्बे जव्वाद के पास है, तो सुन्नी वक्फ की संपत्तियां मदनी बंधुओं के पास है। यही वजह है कि वक्फ बिल पर खिलाफत की आवाज यूपी की राजधानी लखनऊ में भी उठाई गई। शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद की अगुवाई में लखनऊ में शुक्रवार की नमाज के बाद आसिफी मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया गया। कहते हैं वो इनको वहाँ से हटाएं और जो मुंह से मुखौटा जिसको था वो हट गया नीतीश के मुंह से भी और नायडू के मुंह से। नकली सेक्युलरिस्ट हैं और ये सिर्फ सब के सब ये आरएसएस के अंदर शामिल हो चुके हैं। ज़्यादा ये इनको सजा मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों के विरोध का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि वो वक्फ बिल को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि जब लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी तो अखिलेश यादव ने वक्फ की खिलाफत तो की, लेकिन इस बिल पर चर्चा से बचते दिखे। वक्फ कानून की खिलाफत को लेकर अखिलेश यादव पर लगातार तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लग रहे हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश इस मुद्दे को अपना सियासी हथियार बनाने में लगे हैं। लेकिन अखिलेश को ये डर भी सता रहा है कि ये हथियार आत्मघाती ना हो जाए। ऐसा क्यों? इसके लिए यूपी में मुस्लिम आबादी के समीकरण को समझ लेना जरूरी है। साल 2011 की जनगणना को अनुमान माने तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पूरे राज्य की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा लगभग 20% से ज्यादा है। यूपी के कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। ये वो आबादी है जिसकी वजह से वक्फ संशोधन विधेयक को सियासी हथियार बनाया जा रहा है। अखिलेश के उन जिलों में दौरे भी बढ़ गए हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुलता में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिले को भी जान लीजिए। मुरादाबाद में 50.82% मुस्लिम, रामपुर में 50.57% मुस्लिम, बिजनौर में 43.03% मुस्लिम, सहारनपुर में 41.95% मुस्लिम शामली अलग होने से पहले, मुजफ्फरनगर में 41.30% मुस्लिम शामली अलग होने से पहले शामिल हैं। अखिलेश यादव वक्फ बिल के खिलाफ इस आस में मोर्चा खोले हुए हैं कि यूपी की करीब 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी का साथ उनको ही मिलेगा। यही वजह है कि अखिलेश सड़क से लेकर संसद तक वक्फ बोर्ड की खिलाफत कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। तो वक्फ बिल लाए हैं, नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनकी नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। वक्फ कानून पर अखिलेश की नाराजगी अब खींच बनती जा रही है। वक्फ बिल को बीजेपी की नाकामी का पर्दा बताकर अखिलेश वक्फ बोर्ड के कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस विरोध को बेमतलब बता रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, गरीब मुसलमानों के हित के लिए कानून है। जो मजबूत मुसलमान है, जो गरीबों का हक लूटते हैं, वही विरोध कर रहे हैं और कोई कुछ है नहीं।
अखिलेश का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी इस बिल को गरीब मजलूम मुसलमानों के हक का बता रही है और यूपी में ऐसे मुसलमानों की आबादी कुल मुस्लिम आबादी के 80% होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी यूपी के 80% पसमानदा मुसलमानों की ये समझाने में सफल रही कि ये बिल उनके हक का है, तो फिर अखिलेश की सियासत पर पानी फिरना तय है। यही वजह है कि बीजेपी मुसलमानों को कानून के फायदे गिनाने के लिए वक्फ जागरण अभियान शुरू करने वाली है। बीजेपी 20 अप्रैल से वक्फ जागरण अभियान शुरू कर रही है। 20 अप्रैल से एक पखवाड़े तक के लिए जन जागरूकता चलाया जाएगा। बीजेपी मुसलमानों को वक्फ बिल के फायदे गिनाएगी। वक्फ जागरण अभियान के लिए अपने नेताओं की एक टीम गठित की है। बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के बीच वक्फ जागरण अभियान चलाने के लिए देश भर में हर प्रदेश के संयोजक और सह संयोजक बनाए हैं। ये संयोजक डोर टू डोर जाकर लोगों को वक्फ कानून के फायदे बताएंगे। इधर विपक्ष लगातार वक्फ बिल को लेकर दुष्प्रचार करने में लगा है। वक्फ कानून पर विपक्ष के आरोपों का पिटारा लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी सीधे यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पास पहुंचे। वक्फ बिल की बात करते हैं, लगातार जो विरोध कर रहे हैं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा वक्फ बचाओ अभियान चलाएंगे, कैसे देखते हैं? वक्फ बचाओ अभियान की आवश्यकता कहाँ है? वक्फ किसी ने छीना तो है नहीं, वक्फ पे अमेंडमेंट किया गया है। तो मैं समझता हूँ उस अमेंडमेंट के पक्ष में भी राज्य के बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो ये मानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम समाज के हित में निर्णय लिया है, क्योंकि अब तक वक्फ से होने वाली संपत्ति से उत्तरोत्तर हानि हो रही थी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। अब वक्फ की संपत्ति से होने वाली लाभ का गरीब मुसलमान भाइयों के हित में योजनाएं बनेंगी और उसका उपयोग गरीब मुसलमान भाइयों के हित के लिए किया जाएगा। बीजेपी वक्फ कानून की खिलाफत के लिए पूरे विपक्ष को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा वक्फ कानून को मुस्लिम सियासत का टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि वो मुस्लिमों का कल्याण नहीं चाहते हैं। ये जो मुस्लिम को भय दिखाते थे और जो ये उनके उसको उठाकर और एक दंगा कराने की साजिशें करते थे, कभी भी कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी, तृणमूल की या डीएमके की नीतियों को अगर आप देखो तो कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम शिक्षित हो, कभी नहीं चाहते कि उसको भी नौकरी मिले, कभी नहीं चाहते कि वो आधुनिकता के जो सरकार जो देश की मूल धारा है उसमें वो शामिल हो। वो उनको केवल उद्वेलित कराकर वक्फ कानून वास्तव में जो पिछड़ा, जो वंचित तबका है मुस्लिम वर्ग का, जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए वरदान बनकर आया है। और अब मैं समझता हूँ 80% मुस्लिम वर्ग में यही लोग हैं, तो अब उनको लाभ पहुँचेगा, इस बात से वो सब खुश हैं। इनकी दाल नहीं गली, ना कांग्रेस की दाल गली, ना समाजवादी की गली, ना ही डीएमके या तृणमूल की गली। और मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल है कि बीजेपी आखिर इसे मुस्लिम सियासत का टर्निंग पॉइंट क्यों बता रही है और वो कौन से बदलाव होने हैं जिससे मजहबी और सियासी ठेकेदारों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में कुल 14 बदलाव होने हैं। वो 14 बदलाव क्या हैं वो भी जान लेते हैं। पहला, आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल होंगी। दूसरा, गैर मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे। तीसरा, शिया सुन्नी सहित पिछड़ा मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे। चौथा, बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे। पांचवा, केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को रखा जाएगा, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 सदस्य। छठा, सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। सातवां, राज्य सरकार प्रॉपर्टी के सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेंगे। आठवां, बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्ट्री करानी होगी। नौवां, कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसमें बदलाव करके राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। 10वां, जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। 11वां, बिना कागजात के कोई भी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। 12वां, धारा 40 खत्म होगी जिसमें वक्फ किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करता था। 13वां, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। 14वां,
नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। ये वो बदलाव हैं जो वक्फ बोर्ड के पूरे ढांचे को बदलने के साथ ही उसके कामकाज के तरीके को भी बदलने वाले हैं। लेकिन कई सियासी दल तुष्टीकरण के फेर में अपनी सियासत को अंजाम देने में लगे हैं। लेकिन जहां विपक्ष वक्फ संशोधन कानून के बहाने अपनी सियासत चमकाने में लगा है, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ कानून को मुसलमानों का मददगार बताकर विपक्ष के सियासी अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है और इस वक्फ की ज़मीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों मदरसों को ख़तरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई ख़तरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ANI के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इस बिल से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए। वक्फ संशोधन कानून लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद 8 अप्रैल से देश में लागू कर दिया गया है, लेकिन इसकी संवैधानिकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं भी दाखिल हो चुकी हैं। राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो चुका है, लेकिन बीजेपी इस कानून की मान्यता को लेकर आश्वस्त है और सबसे ज्यादा इन मामले को लेकर अभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जा रहे हैं। तो मामला अभी शुरुआत है, ये मामले का अंत नहीं है, ये आखिर नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी बहुत गर्म है और गर्म तरीके से इसको पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद करता हूँ, ये आशा है या रादर विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे लोगों को, जो लोग इस बिल के बारे में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंसाफ मिलेगा। कोर्ट में जाने का उनको अधिकार है। जुडिशियल रिव्यू के तराजू पे ये बिल निश्चित रूप से तोला जाएगा जब वो कोर्ट में गए। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है, संविधान के जो अनुच्छेद है उनका कोई उल्लंघन नहीं है और संसद को पूरी ताकत है वक्फ बिल को अमेंड करने की, उसके तहत हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो न्याय के तराजू पे भी ये बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा। मुझे ऐसा वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया गया है, जबकि सरकार का तर्क है कि कानून गरीब मुसलमानों की हिमायत और हिफाजत करने वाला है। अब सवाल है कि आखिर इस कानून को परखने के लिए कोर्ट का दायरा क्या है। जिस व्यक्ति या संस्था ने कानून पारित किया है उसे इसका अधिकार नहीं था, यानी विधायी सक्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। वह कानून संविधान के किसी प्रावधान या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, मनमाने ढंग से कानून पारित होना यानी आर्बिट्रेरीनेस। दरअसल किसी भी कानून को कोर्ट इन 3 आधारों पर ही परखता है और तीनों आधारों को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को खारिज कराना आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद से ही अलग अलग मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ कानून पर सबसे ज्यादा बवाल बंगाल में है और बवाल की जड़ भी ममता के एक बयान ने खोदी है। पहले वो बयान सुन लीजिए। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी को लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा।
जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। I will appeal to all of you not to do it. Please remember when Didi is here, Didi will protect you and your property. तो क्या ममता के लिए उनका सियासी अरमान देश के संविधान से भी बड़ा है? उनके इस फरमान से तो ये ही जाहिर हो रहा है। जिस कानून को संसद को दोनों सदनों में चली मैराथन चर्चा के बाद बहुमत से पास किया गया है, उस कानून को लेकर किसी राज्य के सीएम द्वारा ये बयान वाजिब तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मंगलवार को कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम पर सरकार और विपक्षी दलों के बीच तकरार लगातार जारी है। ममता बनर्जी अब इस वक्फ कानून को विरोध के लिए हथियार के रूप में तो यूज कर रही हैं। ममता बनर्जी का ये बयान बड़े सवाल खड़े करने वाला है। सवाल ये कि शुरुआत से ही वक्फ संशोधन बिल की खिलाफत में खड़ा विपक्ष क्या अब संविधान के तहत बनाए गए कानून से भी बड़ा हो गया है? शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारी वक्फ कानून की खिलाफत के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसक हुई भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया, जगह जगह सड़कें जाम कर दी और फिर सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। अराजक भीड़ ने पूरी रात उत्पात मचाया, लेकिन शासन और प्रशासन के कान जू तक नहीं रेंगा। इधर बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था एसएमआर है लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है और भी पुराना डाबाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था दुकान में सब। 1 बजे से जमात होना शुरू किया था, होते होते वाकआउट बोर्ड का आंदोलन था। अब सब लड़का सब गेट पे नहीं दे रहा था। उसके बाद भीड़ हुआ, पत्थर चलाने लगा। पत्थर चलाने के लिए गेट में घुसा, हम सब गेट से बढ़ा गए। एक बार पुराने लगा, डीजे था, डीजे मशीन सिग्नल पैनल था, बूम था, सब भांगचूर कर दिया, चला गया। मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को भी नहीं बख्शा गया। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, लेकिन ममता सरकार मूक दर्शक बनी रही। लेकिन इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रेलवे स्टेशनों को नुकसान पहुंचाना सिर्फ ट्रेनों की सेवाएं रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी बंगाल की मौजूदा स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। The Calcutta High Court has ordered the deployment of central forces in the riot-affected areas of West Bengal, including Murshidabad. Immediately on receipt of information about the riot, as Governor, I have taken it up with the competent authorities of the Government of India and the state government the need to deploy central forces to maintain peace and bring normalcy in those riot-affected areas. मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में अब तक 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की तैनाती की गई है। मामला फिलहाल नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन जिस मुर्शिदाबाद में ये घटना घटी उसकी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए वहाँ की डेमोग्राफी को भी समझ लीजिए। मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल जिला है। कुल आबादी की 66.27% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ममता सरकार पर हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर कट्टरपंथी होने के आरोप भी लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अराजकता अपने चरम पर है और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ममता सरकार इस अराजकता को रोकने में नाकाम है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगाल से हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। तो कहा गया है जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बंगाल में शनिवार सुबह भी प्रभावित इलाकों में तनाव बना हुआ है। संवेदनशील इलाकों में गश्त जारी है।
बंगाल में अगले साल चुनाव भी है, इसलिए इस बवाल पर सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में ममता सरकार है और बिहार में तेजस्वी यादव भी ठीक ममता बनर्जी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के बयान और बयान का अंदाज ठीक ममता बनर्जी से मिलता जुलता है। अकड़ भी ठीक वैसी ही है और शायद सियासी मजबूरी भी साझा है। लिहाजा बीजेपी की तरफ से तेजस्वी को मुंहतोड़ जवाब भी मिला। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा कर फेंक दिए। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपना साफ होने वाला है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। संसद से जो कानून पास होता है उसको पूरे देश में लागू होता है और संसद पूरे देश का है और ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ है तेजस्वी यादव। वो नहीं चाहते हैं गरीब मुसलमानों को और महिलाओं को हक मिले। तेजस्वी यादव इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के विरोधी हैं और ये इसीलिए कानून बना है कि कानून में हक मिले गरीब मुसलमानों को, पसमानदा को, महिलाओं को, तेजस्वी यादव के ठेकेदारों को नहीं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, जिसके चलते वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत रफ्तार में है। ऐसे में वक्फ कानून की पहली सियासी परीक्षा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी, जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है, जो सियासी तौर पर काफी अहम मानी जाती है। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से करीब 48 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का रोल काफी अहम है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 7 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा 30 सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल के इलाके में खासकर किशनगंज में मुस्लिम वोटर 70% से भी ज्यादा हैं। बिहार में मुस्लिम वोटों के सियासी समीकरण से ये साफ है कि मुस्लिम समुदाय बिहार चुनाव में सभी दलों के लिए बेहद खास है। यहाँ चुनाव में मुस्लिम मतदाता किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने का मुद्दा रखता है और ये वोट बैंक की सियासत ही है कि यूपी से लेकर बिहार टू बंगाल वक्फ बिल पर बवाल छिड़ा हुआ है। लेकिन अगर बीजेपी वक्फ बिल की खूबियों को पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचाने में कामयाब रही तो विपक्ष के विरोध का दांव उसके लिए नासूर घाव बन सकता है। वक्फ पर जंग सिर्फ जमीनी नहीं है, अब ये पहचान और अधिकार की बात भी बन चुकी है। इस कानून को लेकर विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और पश्चिम बंगाल में 2 बार हिंसा भी हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि वक्फ कानून को लेकर बदलाव के क्या मायने हैं और इस पर राजनीति और इसका असर कब तक देखने को मिलता है। संडे स्पेशल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।